हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय मेरे प्यारे बच्चों, होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज की वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और ये इकोनॉमिक्स की वीडियो है जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको स्टैट्स का चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगी एंड देन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स से। आज हम पार्ट ए स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। पहले मैं आपको ये चैप्टर करवाऊंगी एंड देन माइक्रो का चैप्टर करवाऊंगी। और बेटा आप सभी को मुझे ये कहना है कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, आप इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए ताकि जब आपके स्कूल के एग्जाम हो आपके लिए कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस क्रिएट ना हो। तो बेटा आप और मैं मिलके हार्ड वर्क करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। और एंड में आकर के बेटा जब आपके स्कूल के एग्जाम हो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो आप ये लोग मेरे से प्रॉमिस कीजिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे और रोजाना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करेंगे। ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर एंड तक बैठे रहें, लेकिन रोजाना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करना। चलिए फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर। और आपको एक बात और कहनी है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे रह ना जाए। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जो कि है आपका कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। बेटा आज हमारी फर्स्ट वीडियो क्लास 11th की है, तो मैं आप सभी से कहूंगी ये आपके लिए बुक नहीं है। वैसे तो आपने 9th-10th में इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा था, ठीक है, लेकिन आज हम स्टैट्स जैसे कि करने जा रहे हैं, उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। ये दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी इकोनॉमिक्स के ही हैं, दो बुक हैं आपकी। तो मैं आप सभी से ये कहूंगी अगर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स तो जल्दी से आप लोग मुझे बात बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिसको पता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है बेटा कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसने बनाई है तो आप याद रखना एडम स्मिथ। अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बिना सुने ही आप लिख दीजिएगा, और जिनको नहीं पता है तो याद रखिएगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। और हम आपको नोट्स पे ले जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगी, देखिए फिर मेरे साथ। अब कोई भी आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स तो हमें ये बात पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपकी इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, आपकी इकोनॉमिक्स किसने बनाई है, तो आप सीधा क्या बताएंगे, एडम स्मिथ। आपको याद रखना है कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है बच्चा। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। अब आ जाइए मैं आपको कुछ टर्म्स समझाऊंगी बेटा, ठीक है, ताकि आपको वो इंटर रिलेट करेगी आपके पूरे चैप्टर से, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। अब हमारी टर्म ये है, सबसे पहले आप याद रखना हमारी इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज यूज होता है वर्ड। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ गुड्स एंड सर्विसेज या कॉमोडिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, या कॉमोडिटीज हैं। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्लास 11, 12th या फर्दर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में वर्ड यूज होगा। होपफुली 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है जल्दी से समझिए। गुड्स एंड सर्विसेज हम इकोनॉमिक्स की टर्म में बहुत बार यूज करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जिन बच्चों को नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा, एक होता है बेटा सेलर, दूसरा कौन हो गया, बायर, ठीक है बेटा। सपोज करो दूसरा कौन है आपका बेटा, बायर, ठीक है। सपोज करो बायर को खरीदना है सेलर से पेन, ठीक है बेटा। बायर को क्या करना है, सेलर के पास क्या है, पेन, उसको खरीदना है। तो बायर क्या करेगा, इस पेन को लेने के लिए, इस पेन को खरीदने के लिए सेलर को क्या दे देगा, मनी और कैश, ठीक है बेटा। तो इस चीज के अंदर जो आपका पेन है, अगर एक पेन 10 रुपीज का है, एक पेन की कीमत है 10 रुपीज, और उसको अगर एक पेन चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, वो शॉपकीपर के पास जाएगा, सेलर के पास जाएगा, वो कहेगा मुझे ये गुड्स एंड सर्विसेज दे दीजिए। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहा है तो इकोनॉमिक्स की टर्म में किसी भी कॉमोडिटी को गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। इस पेन को अगर सपोज करो ये सेलर से पेन खरीदने गया है
तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स टर्म। बेसिकली हम किसी सेलर के पास जाएंगे, ठीक है, और हमें कोई पेन खरीदना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, भैया हमें ये पेन दे दीजिए, ठीक है, उस पेन की कीमत 10 रुपए, आप उसको 10 रुपीज देंगे, बदले में वो आपको पेन दे देगा। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको देखें तो इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या चीज होंगे, जिसके बायर परचेज करना चाहता हो और सेलर उसको सेल कर रहा हो। जैसे यहाँ पर जो पेन है उसको इकोनॉमिक्स की टर्म में हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है बच्चा, याद रखना। और दूसरा, अगर ये कहा जाए कि किसी भी पर्सन को 5 पेन खरीदने हैं तो कितने के हो जाएंगे, 10 into 5 50, ठीक है। अब क्या चीज हो जाएगा, ये इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या हो जाएगी, कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज और गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा, जिसमें सेलर सामान बेच रहा हो और बायर परचेज कर रहा हो। इट कैन बी योर बैग, बुक, मोबाइल फोन, योर बाइक, योर एक्टिवा, पेन, पेंसिल, ये सब इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं बच्चे मुझसे आकर के पूछते हैं मैम ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या टर्म है, तो आपको याद रखना है गुड्स एंड सर्विसेज हम कमोडिटीज को ही बोलते हैं, जिसमें सेलर सामान बेच रहा हो और बायर सामान खरीद रहा हो, और वो कितनी भी क्वांटिटी में हो सकता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इट मे बी अ पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, कॉपी, इन सबको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये अच्छे से क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। अब हम करेंगे, देखिए ध्यान से, क्या अब हम करेंगे, देखिए अब एक चीज है, आपने अगर ये टर्म अपनी 9th या 10th क्लास में पढ़ी हो और अगर नहीं पढ़ी हो तो आप ध्यान से देखना ये क्या चीज है, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए। प्रोड्यूसर एक पर्सन है, ही इज अ पर्सन, ठीक है, और प्रोडक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस। अब आप पूछेंगे मैम पर्सन और प्रोसेस कैसे है, देखिए प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाता है, किस चीज के लिए, प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, किस चीज के लिए, टू जनरेट इनकम। याद रखना बेटा, क्या बनाना, प्रोड्यूसर का काम क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, किस चीज के लिए, सो दैट ही कैन जनरेट इनकम। तो प्रोड्यूसर ही इज अ पर्सन जो हेल्प करेगा क्या जनरेट करने में, इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। वेयर एज प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इनटू फिनिश्ड गुड्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, फिनिश गुड्स में। अगर मैं आपको ये बात बोलूं, इस पेन की इंक अलग कर दीजिए, प्लास्टिक अलग कर दीजिए, तो ये क्या चीज है, रॉ मटेरियल। जब ये पेन पूरा बन के तैयार हो जाएगा, रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर, दैट मींस ये फिनिश गुड्स है। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, सपोज करो आप सारे कुछ फ्रेंड्स हैं और आप लोगों को ऐसा लगा कि हम डोमिनोज पिज्जा खाने जा रहे हैं, आपने कहा भैया हमारे लिए ये पिज्जा बना दीजिए। अगर आपको वो उसका बेस दे दें, समझ गए, अगर वो पिज्जा का सिर्फ विदाउट टॉपिंग्स आपको बेस दे रहे, तो आप क्या कहोगे, भैया आप पागल हो गए हो क्या, हमें क्या चीज दे रहे हो खाने के लिए। तो दैट इज द रॉ मटेरियल जो अभी बन के तैयार नहीं है, वो सिर्फ पिज्जा का क्या चीज है, बेस है। लेकिन जब वो बिल्कुल उसके ऊपर चीज लग जाएगी, टॉपिंग्स लग जाएगी, वो बेक होके आ जाएगा, अब रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर है, तो आप उसको खाने के लिए तैयार है, तो वो क्या चीज है, फिनिश गुड्स। तो याद रखना उस प्रोसेस को जब हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोडक्शन। और प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करेगा, जनरेट करेगा इनकम इन एन इकोनॉमी। और कैसे जनरेट करेगा, बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो बनके तैयार है। ओके, समझ आया। अब इसके बाद देख लीजिए एक इंटरलिंक और है, इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, जो भी पर्सन इन्वेस्ट करेगा उसका मेन एम क्या होता है, इनकम जनरेट करना, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, अब हम बात कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की, तो हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कहाँ करेगा, अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा इसमें कैपिटल गुड्स में। अब आप बोलेंगे मैम कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स की टर्म में कैपिटल गुड्स को याद रखना, उसको बोलते हैं कैपिटल मीन्स कैश। अब प्रोड्यूसर क्या चीज बाय करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल गुड्स में, सच एज मशीनरी। मशीनरी की हेल्प से हम बेटा जी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, समझ रहे हो।
हम क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीनरी की हेल्प से क्या बनेंगे, गुड क्वालिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा किसमें, कैपिटल गुड्स में। अब कैपिटल गुड्स क्या चीज हो गया, मशीनरी। अब मशीनरी क्या बना रही है, याद रखना गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज जब मार्केट में क्या होगा, सेल आउट करेंगे, क्या जनरेट होगी, इनकम। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा हो ये चीज। ठीक है बच्चा, समझ आया। प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स कोई भी पूछे कैपिटल गुड्स क्या है, आप सीधा बताओगे कैपिटल गुड्स मशीनरी होती है। मशीनरी की हेल्प से हम फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, किस चीज के लिए, ताकि इनकम जनरेट हो। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कार्सिटी। अब देख लीजिए, स्कार्सिटी में बता रही हूं आपको, स्कार्सिटी का मतलब होता है कोई चीज लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो और या फिर बहुत ज्यादा कमी हो किसी चीज की। ठीक है, और अब आप ये पूछेंगे मैम यहाँ किस चीज की कमी है। अब हमारी इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर हम बोलें व्हाट इज रिसोर्सेज, एक वर्ड और आता है रिसोर्सेज, तो आप याद रखेंगे रिसोर्सेज हम बोलते हैं किसको बच्चा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से फर्दर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो स्कार्सिटी या स्केर्सिटी एक क्या चीज है, सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड तो ग्रेटर है गुड्स एंड सर्विसेज की और सप्लाई कम है। अब बेटा सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज कैसे सप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इस पेन को हमारी इकोनॉमी में खरीदने के लिए 1000 लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ 300 लोगों को ही पेन सप्लाई कर पा रहे हैं, 700 को हम नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या चीज है, लिमिटेड अमाउंट में क्या चीज है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास क्या चीज है, रिसोर्सेज ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। तो दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, स्कार्सिटी। समझ में आया, ठीक है, समझ गए। तो वो सिचुएशन क्या होती है, स्केर्सिटी। आपको याद रहेगा, स्केर्सिटी इज द सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज रिसोर्सेज इज इन लिमिटेड अमाउंट। रिसोर्सेज रॉ मटेरियल जो है लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए हम लोगों तक सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। और मैंने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आपको एग्जांपल क्या दिया, पेन। होपफुली रिसोर्सेज का मतलब भी समझ आ गया होगा बेटा आपको। अब है आपका सेविंग, अगर आपने सुना भी होगा। सेविंग क्या चीज होता है बेटा, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग क्या चीज होता है, पार्ट ऑफ इनकम जो हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, जिसको हम यूज नहीं करके रखते हैं। किस चीज के लिए, फ्यूचर में कुछ भी काम हो सकता है आपको। ठीक है, आप अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाएं, ठीक है, या आप किसी इंडस्ट्री के अंदर है तो फर्दर आप अच्छी मशीनरी लाने के लिए पैसा लगाएं, ठीक है, या कुछ बिग ऑर्डर आपको आ जाए, आज आप 1000 पेन बना रहे, कल आप 2000 पेन बनाए, तो उसके लिए पैसा जमा करके रखना। पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट यूज। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आ जाइए, हमारा है स्कार्सिटी भी हो गया, रिसोर्सेज सेविंग हमारा ये चीज हो गया। अब आ जाइए यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, यूटिलिटी की यूनिट होती है यूटिल्स। सबसे पहले याद रखना क्या होती है, यूटिल्स विच इज मेजरेबल। ठीक है, यूटिलिटी होती है आपकी वांट सेटिस्फाइंग पार ऑफ अ कमोडिटी। पार ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को यूज करने के बाद आपको जितना भी सेटिस्फेक्शन होगा तो वो क्या चीज होगी, आपकी यूटिलिटी। इट कैन बी मेजर्स इन यूटिल्स। फॉर एग्जाम्पल यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हैं और आप स्कूल के बाद फटाफट से अपनी मम्मी के पास गए लंच करने के लिए और आपने मम्मी को कहा मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आपकी मम्मी ने बना रखा हो शाही पनीर, तो उसके बाद क्या हुआ, आपने पहले एक चपाती कंज्यूम करी, आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, फिर एक चपाती और कंज्यूम करी, सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा, फिर थर्ड चपाती कंज्यूम करी, अब सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ही अच्छा हुआ, तो क्या हो गया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहुत अच्छे नंबर आए हो क्लास 10th में और आप अपने पापा से मांग रहे हो आईफोन, तो आईफोन लेने के बाद जो फोन चलाओगे उससे जो सेटिस्फैक्शन होगा दैट इज द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी आप यूटिल्स में कैसे होती है, आप उस
फोन को जो खरीद के लाए हो, होपफुली वो 1 लाख का हो या 1.5 लाख का हो या फिर 50,000 का हो, आप यूटिल्स गिन सकते हो उसको। तो क्या चीज होगा, आप कोई भी पूछे भाई यूटिलिटी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितने का लिया आपने फोन, आप सीधा बता दोगे 50,000, 1 लाख, तो दैट इज दी यूटिल्स, गिन सकते हो उसको। ठीक है, अब चपाती वाले एग्जाम्पल में यूटिल्स 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, अब क्या चीज हो गया, सेटिस्फेक्शन लेवल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे एक टर्म और है, वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हमारी इकोनॉमी में करी जाए प्रोडक्शन के लिए, जिससे क्या जनरेट हो, इनकम। एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी में करी जाती है, सच एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस चीज के लिए, टू जनरेट इनकम। ठीक है, मेनली इसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। ठीक है, टू जनरेट इनकम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, टू जनरेट इनकम। ठीक है, समझ आया बच्चा। ठीक है, अब हम इसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे, हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा, बता रही हूं मैं आपको, इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए क्या, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक चीज और बतानी है आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है, एक ऐसी इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, याद रखना, लेवल इन द इकोनॉमी। जैसे अगर मैं बेटा बोलूं, माइक्रो का मतलब भी याद रखना होता है स्मॉल, ठीक है, वेयरएज मैक्रो का मतलब होता है बिग या लार्ज। अब देख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज है, अगर मैं कहूँ ये पेन हमारी रुड़की के अंदर, ठीक है, ये पेन हमारी रुड़की के अंदर सेल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, या तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या पेन का प्राइस ज्यादा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर उस प्रॉब्लम को हम देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किसके अंडर आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैंने ये बात बोल दी है बेटा, ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके अंदर भी ये है आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो, मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, इसी के अंदर है। अगर हम मैक्रो की बात करें ना, तो मैक्रो होता है लार्ज लेवल पे। अगर हम बोले इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी के अंदर हर जगह, वेदर इट में भी हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, सहारनपुर हो गया आपका, नोएडा हो गया, हर जगह अगर देखी जाए ये पेन क्यों नहीं सेल आउट हो रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, तो ये क्या चीज हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल हो, पूरी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब किसी भी इकोनॉमी की एक यूनिट में इंडिविजुअल लेवल पे, सपोज मैंने सिर्फ रुड़की की प्रॉब्लम जनरेट कर ली है कि यहाँ पर ये पेन क्यों नहीं बिक रहा है, तो वो क्या चीज हो जाएगा, एज अ यूनिट में माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल इन द इकोनॉमी, एक यूनिट के बराबर अगर हम कहें, ठीक है, क्योंकि स्मॉल है, और मैक्रो हो गया लार्ज, पूरी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है इस पेन से जो ये बिक नहीं रहा है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, आधे से ज्यादा चैप्टर इसके अंदर ही हो जाएगा। चलो ये वाला हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इतना बता दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स पे। चलें बेटा, अब आ जाइए मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब पढ़ने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या चीज होती है, बहुत ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources। आपको मैंने अभी बताया था स्केर्सिटी क्या चीज होती है बच्चा। अब मैंने आपको बताया था स्केर्सिटी क्या चीज होती है, जब रिसोर्सेज रॉ मटेरियल हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो, दैट सिचुएशन इज नोन एज स्केर्स रिसोर्सेज। अब हमारी इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में। अब सोसाइटी के बारे में क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। सोसाइटी क्या चूज करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज को, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, विच हैव व्हाट, ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन ये बात का याद रखना है हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, स्केर्स रिसोर्सेज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपकी सोसाइटी चूज करेगी ऑल्टरनेटिव तरीका, यानी सही अमाउंट में जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हेल्प करेगी क्या प्रोड्यूस करने में,
गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको परचेज करना चाहेंगे और जो जो क्या करेंगे, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के बाद उनको सेटिस्फैक्शन होगा। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, साइंटिफिक वे में क्या करेंगी, सोसाइटी चूज करेगी लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से जहां पर वो क्या चीज करेगी, प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में। दैट इज द इकोनॉमिक्स यही होता है, स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सेटिस्फाई कर सके। दिस इज द इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चले आगे। अब है आपका हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं बेटा? बायर्स भी बोलते हैं। कंज्यूमर को हम क्या भी बोलते हैं? बायर्स भी बोलते हैं। अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज आपको बता दिया था। गुड्स एंड सर्विसेज पहली टर्म ही बताई थी, कमोडिटी होती है। इट कैन बी अ पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन। एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूस करता है, कौन? प्रोड्यूसर। किस चीज के लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। सपोज करो मैं अभी आपको पढ़ा लूं और पढ़ाने के बाद मेरा मन हो कि मैं जाके फटाफट से एक कोल्ड ड्रिंक पीऊं, ठीक है, मैं थम्स अप पीना चाह रही हूँ, तो मैं इसके बाद क्या करूंगी? मैं जाके एज अ कंज्यूमर सेलर के पास जाऊंगी और कहूंगी शॉपकीपर के पास कि मुझे एक थम्स अप का कैन दे दीजिए। तो क्या होगा? मैं उसको पैसे दे दूंगी और वो मेरे लिए क्या चीज है? याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, जो मुझे क्या देगी? सेटिस्फैक्शन। मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि मेरा मन है थम्स अप खरीदने का, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या परचेज करूंगी? थम्स अप। यहाँ पे थम्स अप क्या होगी? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंजप्शन। देखिए बेटा, कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी वैल्यू। कंजप्शन ये होता है, जैसे मैंने थम्स अप पी, समझ रहे हो, जैसे मैंने थम्स अप कंज्यूम की तो उससे मुझे जो यूटिलिटी वैल्यू मिलेगी, यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा बाय यूजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज, किस चीज के लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या होगी? हमारी कंजप्शन। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कहने का मतलब ये है, कंजप्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं और जो हमें सेटिस्फैक्शन मिले उसको कंज्यूम करने के बाद, तो वो क्या हो गया? यूटिलिटी वैल्यू कहेंगे। उसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू होगी। मैंने थम्स अप खरीदी, मे बी 40 रुपीज, 30 रुपीज, 10 रुपीज, तो क्या चीज होगी? यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। उसको पैसे दे दिए जाएंगे। यूटिलिटी मैंने बता दिया आपको, सेटिस्फैक्शन होता है। और यूनिट ऑफ यूटिल्स क्या होती है? मनी, कैश, जो पैसे उसे दिए होंगे, तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिले अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज कंजप्शन। कंज्यूमर परचेज करेगा, कंजप्शन उसे कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन होगा। ओके, ठीक है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिफाइन यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है? जो मैंने भी आपको बताया था, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं जिससे ह्यूमन वांट्स क्या हो रही है? सेटिस्फाई। या उसका एक डेफिनेशन और है जो मैंने आपको बताई भी थी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। ये भी आपको बता दिया था मैंने, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद है हु इज अ प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है और सेल्स करता है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार हैं, किस चीज के लिए? फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, ताकि वो क्या कमा सके? इनकम जनरेट कर सके इकोनॉमी में। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोड्यूसर इज अ पर्सन, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में। यूजफुल थिंग को हम फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा। फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, जो रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर। ये आपको मैं बता चुकी हूँ सारा, ठीक है। चले आगे। अब है आपका सेविंग, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। पार्ट ऑफ इनकम जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं वो क्या होती है? हमारी सेविंग्स। आपको याद रखना है, पार्ट ऑफ इनकम जो हम क्या चीज करते हैं? सेव करके रखते हैं अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए, दैट इज सेविंग। जब हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे? उसको यूज कर लेंगे। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। इट इज द एक्सपेंडिचर, खर्चा जो कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर, ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प्स। यहाँ पर एसेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? मशीनरी। आपको बेटा दिख रहा है ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मशीनरी। मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा?
इसका एग्जाम्पल होगा मशीनरी, और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किस चीज में प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा? परचेज ऑफ सच एसेट्स सच एज मशीनरी विच हेल्प्स टू जनरेट व्हाट इनकम इन एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हेल्प करती है इकोनॉमी में क्या जनरेट करने के लिए? इनकम। means that activity which is related to the use of scarce resources। scarce resources क्या होता है? limited amount of resources जो यूज करी जा रही है किस चीज के लिए? for the satisfaction of unlimited human wants। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना सकें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आ जाइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जी हमारी इकोनॉमी के अंदर बेटा क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है और क्या चीज है? स्केर्स रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई कर सकें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है। देखिए आप याद रखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के अंदर मेनली क्या चीज होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी में बनाएं, कौन सी टेक्निक से बनाएं, क्या हम लेबर इंटेंसिव यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव होती है जिसमें हम मशीनरी का यूज ज्यादा करें और लेबर इंटेंसिव होती है जिसमें लेबर का यूज ज्यादा करें। अब इंडिया के अंदर लेबर इज इन अबेंडेंस अमाउंट। तो अबेंडेंस अमाउंट का मतलब होता है इतनी ज्यादा लेवल पर लेबर अवेलेबल है, तो हमारे इंडिया के अंदर प्रिफर करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने के लिए ताकि लेबर को भी सर्वाइवल के लिए कुछ पैसा जनरेट हो जाए। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? अब हम ये चॉइस करें, ठीक है, क्या चॉइस करें? कितनी क्वांटिटी में बनाएं, ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज करें, अब किसके लिए बनाएं? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वेदर इट मे बी अ रिच और पुअर। पुअर के लिए बनाएंगे तो सोशल वेलफेयर होगा, रिच के लिए बनाएंगे तो प्रॉफिट ध्यान में रखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज बनाने होंगे। तो अब ये प्रॉब्लम चॉइस की है और प्रॉब्लम क्या है? स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना ताकि हम क्या कर सके, अच्छी तरह से उन्हें यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स हम सेटिस्फाई कर सके। देखिए इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस ताकि उसके ऑल्टरनेटिव यूज कर सकें। अराइजिंग अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज, ये ध्यान में रखते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी है, रिसोर्सेज हमारे पास रॉ मटेरियल है, स्केर्स है, कम अमाउंट में अवेलेबल है एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और इनके ऑल्टरनेटिव यूज भी है। तो अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। चले आगे देखिए, आगे है आपका डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स क्या है बच्चा इकोनॉमिक्स के? पहला होता है प्रोडक्शन। देखिए हम पहले क्या चीज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जीडीपी ही बढ़ाने के लिए हमारी इकोनॉमी की, उसके बाद कंज्यूमर क्या करेगा? कंजप्शन करेगा। ठीक है, समझ गए? तो प्रोडक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया भी, इट इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बात बोल रहे हैं प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में। थिंग्स तब यूजफुल बनेगी बेटा जब किसी भी प्रोडक्शन को करने से, जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, एक तो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन हो और वो अच्छे अमाउंट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर ले। प्रोडक्शन ही यही काम है। प्रोडक्शन क्यों प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज? टू जनरेट इनकम इन एन इकोनॉमी, और वो कौन करता है? प्रोड्यूसर। ठीक है, अब क्या करा? हमारा काम हो गया, हमने प्रोडक्शन कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच दिए तो उससे क्या जनरेट हुई? इनकम। अब इनकम याद रखना, जीडीपी आपका क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसको इकोनॉमी में जब आप सेल आउट कर रहे हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है तो वो क्या चीज है? जीडीपी। अब उस इनकम को हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जिनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, जैसे लैंड अगर रेंट पे लिया हो, लेबर को हम सैलरी देंगे। ठीक है बेटा, कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, अगर आपने कैश लिया है, उधार लिया है, उस पर इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगा? प्रॉफिट रखेगा। हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो क्या चीज हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी तो मैंने आपको बता दिया है क्या चीज होगा? गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी बिके हैं उससे जो इनकम जनरेट हो रही है दैट इज द जीडीपी। अब जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? अमंग द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड,
रेंट, लेबर, सैलरी, दैट मीन्स वेजेस। लो मैं लिख भी देती हूँ बेटा, ठीक है। लैंड, रेंट देना होगा, ठीक है। कैपिटल, इंटरेस्ट, ठीक है बच्चा। अब एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, कंजप्शन। अब कंजप्शन क्या होता है भाई, अभी आपको मैंने समझाया था। कंजप्शन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा दे दिया कंज्यूमर ने, अब कंज्यूम करेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो किस चीज के लिए, अगर किसी गुड्स को खरीदने के बाद कंज्यूमर को सेटिस्फाइड हुआ, दैट इज द कंजप्शन। खरीदा है, पैसे दे दिए, अब क्या करेगा एंड में, कंज्यूम करेगा, क्योंकि कंज्यूम करने के बाद उसको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको पढ़ाने के बाद मेरा मन हो कोल्ड ड्रिंक पीने का, मैंने थम्स अप खरीद ली, तो उसको क्या करेगा, सेलर को पैसे दे दिए। अब क्या चीज हो गया, पैसे देने के बाद पहले खरीदा गुड्स एंड सर्विसेज, फिर पैसे दे दिए, ठीक है। अब जाकर के कंज्यूम करूंगी ताकि उसको क्या हो, मुझे सेटिस्फैक्शन, उसको कंज्यूम करने के बाद। और उसके लिए मैंने क्या दिया, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन, और यूनिट ऑफ यूटिलिटी, यूटिल्स, जो उसको पैसे दिए हैं, ठीक है। अब आ जाइए, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वो डिफाइन करी गई है दो तरीके से, एक सिंगुलर सेंस में बेटा, एक प्लूरल सेंस में, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो कराने जा रही हूँ वो कौन सी है, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। अगर आपके एग्जाम में लिखा है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन, तो आप जो मैं समझा रही हूँ वो डेफिनेशन लिखेंगे। या एग्जाम में आपके आया है स्टैटिस्टिक्स लिखिए सिंगुलर सेंस में या सिंगुलर नाउन में, तो आप दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए आप सिंगुलर सेंस वाली डेफिनेशन क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। अब बहुत ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक्स क्या चीज होती है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, जब आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो किस टर्म में होने चाहिए, नंबर्स में और न्यूमेरिकल डेटा होने चाहिए, नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए और न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, तभी वो स्टैटिस्टिक्स ना प्लूरल सेंस कहलाई जाएगी, सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। अगर हम पॉपुलेशन क्या चीज करें, हम ये चीज कहें कि 10 साल की हमें पॉपुलेशन इकट्ठी करनी है, ठीक है बेटा, तो क्या चीज हो जाएगी, वो क्या होगी, नंबर्स की फॉर्म में होगी, तो दैट इज इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स। जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गई, कितने, अगर हम कहें लास्ट 5 ईयर से कितने बंदे एम्प्लॉयड है, तो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोगों को खर्चा कितना है। हाउएवर एनी न्यूमेरिकल, कोई भी आप इसके अंदर दो लिख सकते हैं, सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद लिख देना हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। एक बात आपको याद रखनी है, हर एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। कैसे, एग्जांपल देखिए, राम गेट्स ₹500 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है, मनी। राम को ₹500 पर मंथ मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी, इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना तो ये, इट इज नाइदर एन एग्रीगेट, किसी चीज का सम टोटल नहीं है, नॉर एन एवरेज, ना ही किसी चीज का एवरेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात बोलूं, आप स्टूडेंट हैं क्लास 11th के और फर्स्ट टर्म में आपके 5 सब्जेक्ट के नंबर हम ऐड करेंगे, तो दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। 5 सब्जेक्ट के अगर नंबर ऐड करें या 6 सब्जेक्ट के, तो वो क्या चीज हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो क्या चीज हो जाएगा, आपका क्या चीज हो जाएगा बेटा, एग्रीगेट, सम टोटल। अब आपको सपोज करो 600 में से 5 सब्जेक्ट को हम ऐड करें और बता दिया जाएगा, फिर हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे पर्सन से कि आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, सेकंड पोजीशन पे हो, थर्ड पोजीशन पे हो। लेकिन राम को अगर ₹500 पर मंथ मिल रहे हैं, तो उसका ना तो वो कोई एग्रीगेट है, ना वो कोई सम टोटल है, ठीक है, ना ही वो कोई भी एवरेज है, ठीक है। वेयर एज अगर ये कहा जाए एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, एवरेज पॉकेट मनी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब स्टूडेंट के अंदर तो बेटा क्लास 10th के अंदर कितने सारे स्टूडेंट आ गए, तो ₹500 पर मंथ है, और देयर आर 80 स्टूडेंट इन क्लास 11th कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। कंपेयर कर दिया, क्लास 11th में तो भैया 80 स्टूडेंट है, लेकिन जस्ट 8 स्टूडेंट है क्लास 12th में, तो हम कंपेयर कर दिया क्लास 11 से 12th को, तो ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज अ सेट ऑफ डेटा, आगे जो टेबल शो कर रही हूँ वो क्या चीज हो जाएगा, इट इज अ सेट ऑफ डाटा विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर सेट विच इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हम ये बात बोले, अ काउ हैज 4 legs, बहुत अच्छे से ये टेबल बताया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। अ काउ हैज 4 legs, ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं है बिल्कुल भी। हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इससे, ना तो ये एग्रीगेट है, ठीक है, ना ही सम टोटल है, तो हम काउ के पैर थोड़ा ना सम टोटल कर देंगे, ठीक है। अब डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स, एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल
पीपल इन इंडिया, अगर हम बोले एवरेज हाइट 26 से ज्यादा उम्र के जो मेल हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उनकी हाइट कितनी है 6 फीट। अब हम कंपेयर कर रहे हैं 5 फीट इन नेपाल। नेपाल में कितनी है 5 फीट। अब पूरे नेपाल को हमने इसके अंदर ले लिया और पूरे इंडिया को ले लिया, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना। अब डेटा, अब अकेला न्यूमेरिकल बेस पे अकेला नंबर कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कराया जाता, या तो वो कंपेयर करने के लिए हो या कोई किसी चीज का सम टोटल हो। अगर राम के पास 200 रुपीज है उसकी पॉकेट के अंदर तो इट इज नॉट एन स्टैटिस्टिक्स। वेयर एज अगर हम कहें बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 एज कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। बर्थ रेट हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं 18 पर 1000 है, वेयर एज यूएसए में कितने हैं 8 पर 1000। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स कहलाई जाएगी क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ये कहा जाए अ यंग लेडी हैज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई एक यंग लेडी है वो क्या कर रही है, वो रन कर रही है स्पीडिंग ट्रक के साथ 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसके अंदर हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते, ये सिंगल डिजिट हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाती है। अगर हम ये बोले ओवर द पास्ट 10 ईयर इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50, तो हम कंपेयर कर सकते हैं लॉस्ट कितने हैं और वॉन कितने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। आपको लर्न जो करना है हम ये लिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जाम्पल population statistics, employment statistics, etc. Any numerical information is, ये जरूर याद रखना, however any numerical information is not statistics। फिर आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि राम के पास 500 रुपीज है एज अ पॉकेट मनी, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। वेयर एज आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर आर 80 स्टूडेंट इन क्लास 11th एज कम्पेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12, इट इज एन स्टैटिस्टिक्स। सिंपल एंड इजी प्लूरल सेंस में। बस स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, जो नंबर की फॉर्म में होगी, न्यूमेरिकल टर्म में होगी, जिसमें हम कंपेयर कर सकें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है बच्चा। चलिए अब आगे आपका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन दी प्लूरल सेंस। अब फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लूरल सेंस में क्या चीज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा आर एस फॉलो। पहला क्या चीज है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक ही बात होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट क्या होता है, सम टोटल, ठीक है। अ सिंगल नंबर, अभी मैंने आपको बताया था कोई भी सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाता है, क्योंकि हम उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं बच्चा। इट इज ओनली द एग्रीगेट, एग्रीगेट होता है सम टोटल, इट इज ओनली द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स दैट इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इजिली हम कंपेयर कर सकते हैं। एज द सेम कैन बी कंपेयर्ड, और उसमें हम कंक्लूजन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन कॉलेज देन इट हैज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अगर ये कहा गया कि 1000 स्टूडेंट कॉलेज के अंदर है तो ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हम कंपेयर करें, ए इज अ कॉलेज जहां पर 1000 स्टूडेंट है, बी इज अ कॉलेज जहां पे 800 स्टूडेंट है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स होगा। ये तो सिंगल डिजिट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आप लोगों को पता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या चीज होता है, नंबर फॉर्म में होती है। तो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक, देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे आएगा लिखा नहीं है, नंबर्स, ठीक है, फिर कॉमा, क्वालिटेटिव याद रखिएगा बेटा, ठीक है, ये कॉमा है। अब है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल और रिच, ठीक है, स्मॉल और बुक्स बिग, सॉरी, रिच और पुअर आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर कॉमा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होता है दैट शोज द क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव होता है विच कैन बी मेजरेबल। ये क्वालिटेटिव है दैट शोज द क्वालिटी, ठीक है। स्मॉल और बिग, रिच और पुअर, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है, आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज स्टेटेड दैट हाइट ऑफ इरफान पठान इज 6 feet 2 inches, दैट ऑफ सचिन कितनी है 5 feet and 4 inches, तो क्या कंपेयर कर सकते हैं, इरफान पठान की हाइट ज्यादा बड़ी है 6 feet 2 inches, सचिन की कितनी है 5 feet 4 inches, then these numericals will be called what, statistics। याद रखिएगा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स को हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर की फॉर्म में, ठीक है, कॉमा जरूर लगा दिएगा बच्चा। क्वांटिटेटिव, अगर ये कहा जाए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है। अगर हम कंपेयर करें किसी चीज को तो ही स्टैटिस्टिक्स होगी, दैट शोज द क्वालिटी। क्वांटिटेटिव क्या है
ठीक है। क्वालिटेटिव सॉरी क्या है, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अगर हम बोले एक पर्सन बहुत हैंडसम है या कोई फीमेल बहुत ब्यूटीफुल है तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव का, विच कैन बी कंपेरेबल और इजिली मेजरेबल, तो और हम टोटल कर सके तो वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमने यहाँ कंपेयर कर दिया, इरफान पठान की हाइट 6 फीट 2 इंचेस है, दैट इज ऑफ सचिन की कितनी है, 5 फीट 4 इंचेस, तो ये कहलाया जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। थर्ड पे आइए, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी में क्या है, अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी कीप्ड इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करें तो किसी भी फ्रैक्शन के ऑर्डर में, पॉइंट्स में ये नहीं होता है, उसको हम कन्वर्ट करके एक एक्यूरेट डिजिट में कलेक्ट करते हैं ताकि प्रॉब्लम जनरेट ना हो और इजीली हम उसको कंपेयर कर सकें। तो रीजनेबल डिग्री ऑफ और एक्यूरेट वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। जैसे अगर ये कहें लास्ट 5 ईयर से कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर कंपेयर कैसे कर सकते हैं, अगर हम बोले 2024 में कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और लास्ट 5 ईयर में कितने अनएम्प्लॉयमेंट थे, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या चीज़ हो जाएगी, उसके लिए हमारे पास जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करेंगे, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपका पहले से, प्री मतलब पहले, आपके लिए पहले ही कोई पर्पस होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का या इन्वेस्टिगेशन करने का। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी पर्पस। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसका कोई भी पर्पस नहीं है तो बेटा इट जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट स्टैटिस्टिक्स। वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाई जाएगी, वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपका कोई प्री डिटरमाइंड गोल होना चाहिए या पर्पस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, फिर है आपका कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब जब भी आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर कलेक्ट कर रहे होंगे, वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम, अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड। जब आप उसको कलेक्ट कर रहे हो तो एक प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सब आप कलेक्ट कर रहे हो तो एक प्लान बनाना चाहिए और ईयर वाइज ईयर, ठीक है, सीक्वेंस ऑर्डर में कलेक्ट करना चाहिए। सिक्स्थ है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। ये म्यूचुअली रिलेटेड है और कंपेरेबल है कैसे, सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जैसे अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, तो ईयर चेंज हो जानी चाहिए लेकिन आपका टॉपिक सेम ही रहना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट ही, ठीक है। अगर एक तरफ आप एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो, एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या चीज हो जाएगा, म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल नहीं हो सकता, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाया जाएगा। सच न्यूमेरिकल अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल unless they have the quality of comparison they cannot be called statistics। unless अगर उसके पास quality of comparison नहीं है, टॉपिक ही नहीं है कंपेयर करने के लिए, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज स्टेटेड राम इज 40 years old, अगर ये कहा गया राम 40 years old है, मोहन इज 5 feet tall, तो दोनों का कोई सेंस बन रहा है। राम 40 साल का है, 40 years का है, मोहन 5 feet tall है, तो क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। सोहन हैज 60 kg ऑफ वेट, देन दीज आर जस्ट नंबर्स। ये सिर्फ क्या चीज है बच्चा, नंबर है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एज दे आर नॉट म्यूचुअली रिलेटेड नॉट सब्जेक्ट टू कंपेरिजन, इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बताया था, इरफान पठान की हाइट 6 feet 2 inches है, वेरएज क्या चीज है, सचिन की हाइट 5 feet 4 inches है, तो हम इसमें कंपेयर कर सकते थे। हाइट को दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, इसमें एक ईयर है एक हाइट है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाई जाएगी, ये म्यूचुअली रिलेटेड होनी चाहिए और कंपेरेबल। आई होप आपको समझ आ गया हो अच्छी तरीके से। इन शॉर्ट, इट कैन बी सेफली बी कंक्लूडेड दैट ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हर एक न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड व्हाट, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। याद रखना क्या चीज क्या है, कहलाया जाएगा ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड व्हाट, न्यूमेरिकल डेटा। जितनी भी स्टैटिस्टिक्स आपने कलेक्ट करी होगी वो न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स किस चीज से बना है, नंबर की फॉर्म में बना है और इजीली जो कंपेयर कर सके हम जिसके अंदर, ठीक है, और एग्रीगेट कर सके, सम टोटल कर सके, तो वो क्या चीज होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। एक सिंगल नंबर आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। और मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में रखेंगे बच्चा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बाद में करवाऊंगी और इस पार्ट को अच्छे से इसके नोट्स बनाना, अच्छे से इसको करना, एंड आई वांट आप जल्दी जल्दी इस चैप्टर को अच्छे से कर लें, हम हार्ड वर्क मिलके करें ताकि हम स्कूल के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड तक जरूर देखना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।